नमस्कार। YouTube के एक और अंक में आपके साथ आज 2 नवंबर को, तारीख इसलिए बोल रहा हूं कि ये तारीख महत्वपूर्ण है। मैं आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं। आज आपसे प्रदेश के राजनीतिक हालात और राजनीतिक अस्थिरता के ऊपर वार्ता करने में आया हूं। कोई भी समझदार व्यक्ति प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर सरकार की अस्थिरता को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। और मैं भी ये चाहता हूं कि जो सरकार आज इस प्रदेश में है वो निर्विवाद रूप से बहुत स्वच्छ छवि के साथ पूरे 5 वर्ष तक चले, मगर दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं रहा। छोटा राज्य है, यहाँ सीमाएं हैं मंत्रियों की। उनमें से 3 पद तो वर्ष 2017 से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं भरे, यानी पूरा प्रतिनिधित्व 13 जिलों वाली हमारे प्रदेश को नहीं मिला। एक दुर्भाग्य से प्रकाश पंत जी के जाने के बाद चौथा पद भी खाली है। 5वें मंत्री हरक सिंह रावत जी। आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री और उनके बीच में कोई संवाद ही नहीं है। उनके विभाग के काम कब कैसे हो जाते हैं उसकी जानकारी हरक सिंह जी को नहीं होती, और वो काम भी मुख्यमंत्री कार्यालय से सारे हो रहे हैं। यानी 5वें मंत्री भी लगभग इस वक्त सरकार से दूर हैं। छठी रेखा आर्य जी बहुत पहले कह चुकी कि मेरी कोई अधिकारी सुनते ही नहीं, और कितने अधिकारियों को प्रयास कर लिया गया उनके साथ सचिव बनाने का, कोई बनना ही नहीं चाहता। उनको अपने सचिव के बारे में ही नहीं मालूम होता। वो कहती है वो गुमशुदा है या लापता है या उनका अपहरण हो गया। और इतना ही नहीं, अपने सरकारी लेटर पैड पर एसएसपी के यहाँ रिपोर्ट लिखाती हैं। तो छठी सीट आप समझ ही रहे, ये भी खाली हो गई। अब कौन बचे? धन सिंह रावत बचे, एक मदन कौशिक बचे, हरिद्वार वाले 2, अरविंद पांडे जी बचे तीसरे। अरविंद पांडे जी की भी लगभग शिक्षा मंत्री की वही स्थिति है, उनकी भी कोई सुन नहीं रहा। यशपाल आर्य जी कांग्रेस से गए थे, उनको बड़े विभागों से नवाजा गया था, मगर सच्चाई तो यह है कि उनके यहाँ जो पिछली सरकार में उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे उससे संबंधित सारी जांच इस वक्त तेजी से चल रही है। चाहे वो नेशनल हाईवे के लिए जमीन के अधिग्रहण का मामला हो, वो उन्हीं के कार्यकाल का है। चाहे वो SC ST छात्रों के लिए शिक्षावृत्ति का मामला हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, वो बहुत बड़ा घोटाला है। और वो घोटाला भी अब बहुत गंभीर स्थिति में सुनवाई पर पहुंच चुका है। आंदोलन जारी है, आंदोलन उस पर लेकर के जारी है। और मुझे ऐसा लगता है, और जो इस मामले के जानकार हैं वो ऐसा बताते हैं कि किसी भी दिन उसमें कोई महत्वपूर्ण आदेश न्यायालय की तरफ से आ जाएगा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर के भी असहज है, और उनकी भागीदारी भी इस सरकार में कम सी रह गई है, काफी कम रह गई। अगर कहने को मुख्यमंत्री के अलावा कोई 2-3 लोग काम कर रहे हैं तो वो एक मदन कौशिक हैं, एक कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हैं, और तीसरे राज्य मंत्री धन सिंह हैं। ये 3 मंत्री काम कर रहे हैं, मगर इनके ऊपर अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मजबूत होते, वो किसी संकट में ना होते, तो सरकार चलती रहती। मगर आज तो सब कुछ माननीय आदरणीय मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी के हाथ में ही सब कुछ आ गया है। अधिकारियों में भी लॉबी है, चलिए ये तो थी और होती रहेंगी, भविष्य में भी होती रहेंगी, उसको एक बार को नजरअंदाज भी कर दें तो आज मोटे तौर पर सिर्फ 3 मंत्री और एक मुख्यमंत्री के भरोसे ये सरकार चल रही है। समझ गए ना?
4 तो है नहीं, 3 की सुनवाई नहीं होती, 1 के साथ आपकी बातचीत नहीं है, तो बचे कितने? 3 मंत्री और 1 स्वयं मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री की स्थिति यह है कि उन पर रोज हमले हो रहे हैं, उनके बचाव में कोई उनका साथी नहीं आता। उनके बचाव में वो लोग आते हैं जिनको आगे मंत्री बनने की इच्छा है। 4 मंत्री पद खाली है और करीब करीब 35 के करीब 3-3, 4-4 बार के विधायक हैं। हरबंस कपूर जी हैं, बिशन सिंह चुफाल जी हैं, मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, गणेश जोशी जी हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है। अभी अभी ताजा ताजा निष्कासन झेल कर वापस आए चैंपियन हैं, वो भी 4 बार के विधायक हैं। और पार्टी के अंदर धामी हैं, फिर हमारे अकाली दल कोटे से जो चीमा साहब मंत्री बनते रहते हैं वो हैं, महेंद्र भट्ट हैं, बहुत लोग हैं, इसकी कोई कमी नहीं है, खजान दास हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ लाइन ही लगी हुई है, बहुत बहुत लोग हैं। रितु खंडूरी हैं, वो खंडूरी जी की पुत्री हैं, उनका इतना ही परिचय बहुत है। मगर मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को हाई कोर्ट के निर्णय के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट से उनको एक 4 हफ्ते का अभी एक रिलीफ मिला है, वो तो अभी उसके बाद उनको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। मैं यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, और न्यायालय में जब मामला हो तो कहना भी नहीं चाहिए, मगर उनको मालूम है, जिसके पेट में दर्द होता है, जिसको तकलीफ होती है, उसको मालूम होता है कि कितनी गहराई है इस तकलीफ की। तो ये कोई इस बार कोई बहाना नहीं है, सचमुच दर्द है। तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, हाईकमान को ये समझाने के लिए दिल्ली के चक्कर हाईकमान के कि साहब नहीं, मैं इन सब मामलों में बरी हो जाऊंगा। अब पता नहीं पार्टी इतना रिस्क लेगी कि नहीं लेगी कि 3 महीने 4 महीने बाद ये बरी भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कौन जाने। हाई कोर्ट के मामलों का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट भी ले ले या बरी कर दे, ये तो भविष्य के गर्त में। हाई कमान की मजबूरी है। अभी चुनाव चल रहे हैं, बिहार के चुनाव चल रहे हैं, 25-26 सीटों पर। मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो 7-8 सीटें हैं, चलो उनको तो एक बार को माना भी जा सकता है, मगर ये मध्य प्रदेश और बिहार को तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो 7 तारीख तक की मोहलत तो समझिए इनको मिल गई हमारे मुख्यमंत्री को। मैं तो ईमानदारी से यहाँ भी जब इस वक्त आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरे 5 साल सरकार रही होगी। सरकार की अस्थिरता, सरकार चलेगी नहीं चलेगी, इसका लाभ नहीं मिलता, इसका तो नुकसान ही होता है प्रदेश को। और ऐसे में ब्यूरोक्रेसी और हावी हो जाती है। जब उन्हें मालूम है नेतृत्व कमजोर है, वो जो कमजोर पहले से है वो और कमजोर हो जाएगा, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी। इसलिए मैं तो ऐसा चाहता हूं कि ये अभी आगे चलते रहें, मगर हालात लग नहीं रहे। और जो चर्चाएं आ रही हैं, वो चर्चाएं यही है कि 7 तारीख के बाद, बिहार के चुनावों के बाद, कुछ गंभीर निर्णय इसमें होने वाला है, ऐसा लगता है। तो क्या इसीलिए ये 56 MLA चुन के दिए थे आपने? 70 में से 56 सरकार फिर भी अस्थिर। ये क्या है, क्या बोले इसको? 70 में 56 आपने चुन के दे दिए, 71वां इन्होंने एक नॉमिनेट भी अपने पक्ष का कर लिया, तो 71 में 57। एक सरकार के पास 71 में से 57 विधायक हैं, 34-35 विधायक मंत्री बनने के लिए ललायित हैं, 4 पद पहले से खाली हैं, 2-3 ऐसे हैं जो कभी भी जाने वाले हैं। तो कहां है सरकार, किधर है? क्या उत्तराखंड इसी तरह बिना सरकार के काम करती रहेगी? उत्तराखंड की जनता क्या इसी के बगैर सारी कठिनाइयां झेलती रहेगी? 5-5 महीने से आपके विभाग में तनख्वाहें नहीं मिल रही। लोग बैठे हैं ना, लोग इसलिए बैठे हैं कि तनख्वाह तो दो। आपका जीएसटी का पैसा केंद्र से मिलता नहीं है, जो बकाया है, जो तय था, जो शर्त है जीएसटी लागू करने की कि जिस राज्य को जितना जीएसटी का घाटा होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी।
केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए कि आप उधार ले लो, ऋण ले लो। अब कितना ऋण लोगे? देखिए, भूतपूर्व तो सभी को होना है, हमेशा तो त्रिवेंद्र जी आप भी नहीं बैठोगे गद्दी में, तो क्या देके जाओगे उत्तराखंड को? ऋण, उधार, कितना उधार? 10-20 हजार करोड़ रुपए का और उधार आप देके जाओगे? ये तो तय नहीं था, इसलिए तो आपके चुनने पर तालियां नहीं बजाई गई थी। क्या हो रहा है आखिर? क्या हमारा ये राज्य इसी प्रकार से अभी 20वां साल हम मनाने जा रहे हैं अपने राज्य की स्थापना के, और 9 मुख्यमंत्री। आप 9वें हो? कभी गिना है आपने? कोश्यारी जी से पहले नित्यानंद स्वामी जी, फिर कोश्यारी जी, फिर नारायण दत्त तिवारी जी, वो अकेले हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तिवारी जी के बाद खंडूरी जी के बाद निशंक जी के बाद फिर से खंडूरी जी। वो जो जरूरी थे वो मालूम नहीं आज कहां हैं। उसके बाद विजय बहुना जी, फिर विजय बहुना के बाद फिर से हरीश रावत जी के बाद आप, हमें एक मंत्री का तो बोलना ही भूल गया, आपके सतपाल महाराज जी तो कितनी बार कह चुके कि आखिर मेरी भूमिका है क्या? प्रधानमंत्री केदारनाथ में आते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड तमाम कार्यक्रम, तमाम घोषणाएं, तमाम शिलान्यास होते हैं, और उसमें हमारे उस कार्यक्रम में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती टूरिज्म मिनिस्टर की। तो वो अपना दर्द पहले ही मीडिया में बता चुके हैं कि मेरी भूमिका क्या है, कृपया मुझे बता दीजिए। उनकी कोई भूमिका आज की तारीख में नहीं है। तो ये प्रदेश आपने इसका बहुत बुरा हाल कर दिया। आप तो रहोगे या चले जाओगे, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतिहास आपको अच्छी तरह याद नहीं करेगा। बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहते हुए। ये आपसी झगड़े भुलाइए और कम से कम इस प्रदेश को एक दिशा दीजिए। जो बचे हुआ 1.25 साल आपके पास है, क्योंकि इसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी प्रदेश में, तब आप कोई निर्णय ले नहीं पाओगे। तो इसके लिए मेहरबानी करके आपसे प्रार्थना है, पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से आपकी प्रार्थना। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, मुझे आपसे सहानुभूति है। मैं चाहता हूं आप तमाम मामलों में बेदाग निकलें। जो आपके जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसकी माला बिखर ना जाए, इसके जीरो कहीं जमीन पर गिरकर, नदी नालों से होते हुए गंगा में बहकर सागर में ना लुप्त हो जाएं। जो मोती जहां से आए थे वहीं लुप्त हो जाएं। मैं नहीं चाहता। अच्छा लगेगा अगर आपकी सरकार सचमुच जीरो टॉलरेंस की होगी, मगर ये जीरो टॉलरेंस खाली औरों के लिए नहीं, ये आपके प्रति भी, आपकी अपने प्रति भी होनी चाहिए। इस मौके पर मैं आपको याद दिला दूं, ढांचा घोटाले के मामले में कोर्ट की टिप्पणियां आपको मालूम है। कोर्ट ने उसका मेरिट कैंसिल नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि याचिका करने वाला व्यक्ति एक राजनीतिक व्यक्ति है, इसलिए उसकी बात को सुना नहीं जा सकता। वो जो 5 प्लॉट आपने अपनी श्रीमती जी के नाम से लिए थे और उन्होंने बिना विभागीय अनुमति के लिए थे, उसका रिवैल्यूएशन CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने करा के चुनाव आयोग को भेज दिया है। आपको तो आपसे अच्छा कौन जानता है, मगर वो आपकी व्यक्तिगत सूचना है ये कह करके उसको रोक दिया गया, उसको RTI में नहीं दिया गया। ऐसे कितने मामले पेंडिंग है। तो ये जीरो टॉलरेंस की जो आपकी घोषणा है, जो जुमला है, जो आपका नारा है, मेहरबानी करके ये अपने ऊपर भी इसका अमल करिए। मुझे मालूम है आजकल आपको रातों को नींद नहीं आती होगी, होता है, ये दौर भी आता है राजनीति में, मगर ये अपने कर्मों से आता है, इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। तो मेहरबानी करके आप आपस में जैसे मर्जी सुलझाइए, लेकिन राज्य को एक स्थायी सरकार दीजिए, एक काम करने वाली सरकार दीजिए, एक प्रभावी सरकार दीजिए, एक ऐसी सरकार दीजिए जिसमें चुने हुए लोग, उनकी सुनवाई होती हो, ब्यूरोक्रेसी उस पर हावी ना होती हो। ऐसी सरकार दीजिए। आपसे यही विनती आज कर रहा हूं। मैं पूरे उत्तराखंड की 1 करोड़ 10 लाख
जनता की ओर से आपसे मैं ये विनती कर रहा हूँ, मेहरबानी करके इस उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड शहीदों के सपनों का राज्य है, 9 तारीख को स्थापना दिवस भी आ रहा है, कोई अच्छा संदेश जाए जनता के बीच में, एक लावारिस राज्य का संदेश ना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से मेरा ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लगातार सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आप इसको शेयर, लाइक और कमेंट्स भी कर रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए। आपका राज्य हित में चिंतित सुभाष शर्मा।